भाई बात सुने। अनीका सीढ़ियों पर चढ़ते फारूक को रोकते हुए उसके पीछे आई। फारूक एकदम जरा सा मुड़कर उसे सर तस्सु से देखने लगा, फिर बिना कुछ कहे चल पड़ा। भाई, मुझे कोई बात नहीं करनी अनिका। फारूक तेज लहजे में बोलता हुआ ऊपर वाले पोर्शन में आया, जबकि अनीका उसके पीछे। मगर मुझे करनी है। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अब की बार फारूक रुककर उसकी तरफ मुड़ा। ये अब तुम कहोगी, यानी कि मिस अनिका, कि मैं फारूक आलम ठीक नहीं कर रहा। और क्या ठीक नहीं कर रहा? अनीका ने जोर से अपने लब दबाए, फिर गहरे सांस लेकर बोली, आप सिकंदर भाई को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज सी कोशिश छोड़ दें। क्यों? क्योंकि वो सिकंदर हदीद है, उसको नीचा करना बेकार है? या वो शख्स तुम्हें अजीज हो गया है कि वो बेशक गलत काम करता रहे, कोई उसे कुछ ना कहे, क्योंकि वो तुम्हारा हमदर्द है, उसे तुम्हारी मदद की बस। उन्होंने मुझे अपनी बहन समझा भाई। अनिका की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने जो किया वो किसी अपने ने भी मेरे लिए नहीं किया। उन्होंने मेरी गलती पर मुझे बुरा भला नहीं कहा, बल्कि मुझे समझाया, मेरा साथ दिया, आपकी तरह मेरे से मुंह नहीं मोड़ लिया। उसकी आवाज़ दर्द से फट रही थी। मेरी इतने जलील करने के बावजूद मेरी इतनी इज्जत की कि आज मैं अपने आप को देखते हुए भी शर्म महसूस करती हूँ। मेरा दिल गवाह है भाई, वो बुरा शख्स नहीं हो सकता। पूरी दुनिया भी आकर कहे कि वो शख्स बुरा है तो मैं नहीं मानूंगी। बीवी को देखा था उनकी, वो लड़की और कोई नहीं, बाबा की जानने वाली की बेटी है। वो तो बोल भी नहीं सकती थी, कैसे मेरे भाई के लिए वो बाबा के सामने डट गई। कोई तो बात है ना उनमें, कोई तो अच्छाई है। मुझे लगता है वो अच्छाई। बस, अगर तुमने उसकी तारीफ के लिए मुझे रोका है तो तुम यहां से जा सकती हो। रहो उसी के पास। हम तो भाई तुम पर जुल्म जो कर रहे हैं वो रख लेगा। आखिर को उसका दिल बड़ा और साफ जो है। फारूक ने तेजी से और कदरे सख्त लहजे में उसकी बात काटी थी। मुझे जाना होता तो कब का चली जाती भाई, मगर मैं सब लोगों को भी नहीं छोड़ सकती। आप सब अब भी मेरे लिए सब कुछ है, मगर सिकंदर भाई की अपनी जगह है। और अगर भाई के लिए, अगर बहन को अपने दूसरे भाई से लड़ना होगा, उसे रोकना होगा, तो ये काम मैं करूंगी। आपसे दरख्वास्त है भाई, छोड़ दे सिकंदर भाई का पीछा। उन्होंने कभी भी आपका बुरा नहीं चाहा। तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। बाबा से कहकर तुम्हें यहां से फारिग करवाता हूँ। बहुत हो गया। सिकंदर सिकंदर सिकंदर। अब देखना कैसे तुम्हारे भाई को अंदर करता हूँ। ना सिर्फ अंदर करूंगा बल्कि उसे फांसी दिलवाऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। उंगली उठाकर सुर्ख आंखों से कहता वो चला गया, जबकि अनीका मुंह पर हाथ रखे उससे ज्यादा हुआ दिखने लगी। अदीत आलम दरवाजे पे खड़े फारूक की पुष्ट को देख रहे थे। उनके माथे पे तफक्कुर से भरी लगी थी। उसे हुआ क्या है, पहले तो ऐसा नहीं था। उन्हें फारूक जिंदगी में पहली दफा बेहद अजीब लगा था। जो वो कह रहा था, या वाकई दिल से कह रहा था। क्या हुआ है जमाली को? सिकंदर अभी पहुंचा था। अनान ने अभी सबको सख्ती से मना कर दिया था कि उनके घर वालों को इत्तला ना की जाए, जब तक अंकल के मामले में उसे तसल्ली नहीं हो जाती। परेशानी में उससे सिकंदर को खबर दे दी थी, और सिकंदर उससे बिना कुछ कहे यहाँ पहुंच गया था। जमाल अजीम के कंधे पर गोली लगी थी, जिसे निकाल दिया गया था। दूसरा गिरने की वजह से उनका बाजू फ्रैक्चर हो गया था। बाकी कोई खतरे की बात नहीं थी। डॉक्टर के कहने पे हन्नान पुरसुकून हो गया था। वो अब सीट पे बैठा अपनी सास को मैसेज करने लगा था कि एकदम सिकंदर की आवाज़ पे फ्रीज हो गया। उसने देखा सिकंदर सूटेड बूटेड तैयार हुआ परेशानी से उसे देख रहा था। तुम तू यहाँ क्या कर रहा है? हन्नान दांत पीस से तेजी से उठकर सिकंदर को गुस्से से देखते हुए बोला। वाह, यहाँ मेरे दोस्त को गोली लगी है और तुम पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? सिकंदर ने घूर कर उसे तेजी से कहा। सिकंदर, इस वक्त मैं तुम्हारे मजाक को सुनने के बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ। बेहतर है कि यहाँ से चले जाओ। हन्नान ने उसे सख्त नजरों से देखते हुए तेज लहजे में कहा। जमाली की खबर बता, वो ठीक तो है ना? और उस पर हमला किससे करवाया, कुछ पता चला? हन्नान ने आंखें घुमाकर उसे देखा। आर यू फॉर रियल सिकंदर? मत भूलो वो एक पुलिस ऑफिसर है और तुम एक गुंडा। इस तरह तुम उनकी हैरियत पूछने होगे तो सारों को मेरे पर शक होगा। बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कुछ ज़्यादा डरते नहीं हो हन्नान? मैं बेशक एक गुंडा ज़रूर हूँ, लेकिन एक असूल पसंद आदमी हूँ। और मेरा असूल ये कहता है कि कोई तकलीफ में हो, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसकी तीमारदारी करने ज़रूर जाओ। अपने बाप से तो कभी मिलने नहीं गए जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी। सिकंदर की आंखों में एक अजीब सा रंग आया था, जिसे उससे हन्नान से भी छुपा लिया था। उनकी तो बात ही मत करो, वो तो दुश्मन से भी बदतर है। उसका लहजा सर्द हो चुका था। हन्नान कुछ कहने लगा तो वो बोला। खैर, मैं फूल लेके आया हूँ जमाली के। मुलाकात ज़रूर करूँगा,
ये ना हो मेरे पे इल्ज़ाम लगा दें कि मैंने अपने यार पे हमला कर दिया। तुम्हारा इस तरह का रवैया वाकई उन्हें शक में मुब्तला कर देगा सिकंदर, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूंगा। हन्नान ने तेजी से कहा था। वो हन्नान की सुने बगैर चल पड़ा। कोई इसे ख़त्म करे ना करे, मेरे हाथों यह भी ज़रूर मारा जाएगा। हन्नान ने बड़बड़ा कर कहते हुए फ़ोन पे कॉल मिलाने लगा। क्या आयना की कॉल आने पे उससे बेख्तियार फ़ोन उठाया हो? नहीं, तुम वाकई मजाक कर रही हो ना? सिकंदर वहाँ तुम्हारे शोहर नहीं हो सकते। रमशा ने जब से शीजा को सिकंदर के बारे में बताया, शीजा मानने के लिए तैयार नहीं थी। मैं झूठ क्यों बोलूँगी शीजा? मेरे शोहर वाकई सिकंदर हदीद हैं। ठहरो, तुम्हें वलीमे की पिक्चर्स दिखाती हूँ। वो उसे यकीन दिलाने में मसरूफ़ हो गई और वहाँ दूर आयना खिड़की के साथ लगी हन्नान से बात कर रही थी। अब वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? और सबसे बढ़कर आप कहाँ थे? दुरे अंकल मीटिंग में थे, उनके साथ मैं भी शामिल था। अभी वो ज़रूरी काम से कहीं गए हुए हैं, कह रहे थे शाम में बात करूंगा। अब वो जितना भी बिजी होते थे, मेरे लिए एक मैसेज ज़रूर छोड़ते थे। तुम मेरी सूरत में छोड़ा है ना मैसेज, घबराई हुई क्यों लग रही हो? अदनान ने नरमी से उससे पूछा। पता नहीं, दिल घबरा रहा था। बार बार अब्बू का ख्याल आ रहा था। ऊपर से आप लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो अलग परेशानी। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, चिल रहो। अच्छा मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। हन्नान मेरी बात। मगर हन्नान फ़ोन काट चुका था। उससे रमशा को देखा। रमशा उसे देख रही थी। उससे आंख के इशारे से जुराइना को तसल्ली दी। वो लड़का सेंटर से अभी पेपर देकर बाहर निकला था। उसके हाथ में बैग था, जिसे चलते हुए वो अपने कंधे के साथ लटका चुका था। इधर उधर देखते हुए वो सामने सिक्योरिटी वाले के पास आया। उससे चंद जुमले अदा करते हुए वो घूमकर बाहर की तरफ निकला और दाएं जानिब गया। दाएं जानिब वो एकदम ठहरा। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। एकदम रुककर उससे मुड़ते हुए देखा, फिर तसल्ली बख्श सांस लेते हुए वो चलने लगा। उससे देखा वो चलने वाला सामने ही खड़ा, शायद उसकी तलाश में दाईं तरफ देख रहा था। वो उससे करीब आया और उससे अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बात सुना, किसी ने तुम्हें नीला पैकेट दिया होगा, वो देना। वो तो मुंतज़िर था कि झट से कोई उससे नीले पैकेट के हवाले से पूछे और उसे फट से थमा दे। वो पैकेट देने के बजाय पहले छल्ली निकालने लगा और लिफाफे में डाला, जिस लिफाफे में नीला पैकेट मौजूद था। 20 रुपए दे दो। वो लड़का समझ गया, इसे बैग से अपना वॉलेट निकाल कर उससे 5,000 निकाले और साथ में 20 रुपये निकाल कर उससे दिया और उससे लिफाफा लिया। ये दे देना, और सुनो, उसे ही देना, कोई गड़बड़ मत करना। कहकर वो जाने ही लगा था कि किसी ने उसका बैग पकड़कर उसे रोका। वो तेजी से मुड़ा तो एकदम लंबे तड़ंगे से आदमी को देखकर वो घबरा गया। कौन हो तुम? अतार एकदम मुस्कुराया। वो तो मैं बाद में बताऊंगा बच्चे, ज़रा ये पैकेट तो मुझे देना, जिसे लेकर जाने की तुम्हें बड़ी जल्दी है। उससे इर्द गिर्द देखा, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वैसे भी वो काफ़ी कोने वाली जगह थी। उस तरफ तो नज़र वैसे भी नहीं पड़नी थी लोगों की। मुझे छोड़ो, मैं शोर करूंगा कि तुम मुझे अगवा कर रहे हो। अतार ने अपनी जेब में मौजूद गन को जरा सा निकाला। अगर तुमने अपनी आवाज़ ज़रा सी भी निकाली तो 6 की 6 गोलियां तुम्हारे जिस्म में घुसा दूंगा। चलो अब पैकेट दो। वो सख्त और धीमी आवाज़ में कहता उससे करीब आया था। बच्चे का चेहरा सफ़ेद हो चुका था। ये ले, मगर प्लीज़ मुझे छोड़ दे। उससे हुदाद का लिफाफा दिया और हुदाद ने उससे लेते हुए कहा। छोड़ दूंगा, बस इतना बता दो, उस दूसरे लड़के का नाम क्या था और कहाँ रहता है? फिर हुदाद उससे जो पूछा गया वो बताता गया। थोड़ी ही देर में उसे छोड़कर वो उस तरफ आया जहाँ वक्त उसका इंतज़ार कर रही थी। सॉरी, वो मैं छल्ली लेने गया था। हुदाद ने जब उसके तुम चेहरे को देखा तो अपने हाथ में मौजूद लिफाफे को देखकर तेजी से कहा। मैंने कुछ कहा आपसे? गाड़ी खोले, सख्त गर्मी से मेरा सर चकरा रहा है। नहीं, बस बता रहा था। कब निकली तुम और कैसा हुआ पेपर? अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। अभी इस वक्त से सोना चाहती हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठते हुए बोली। हुदाद लिफाफा पीछे फेंकते हुए उसे देखने लगा, जो वाकई थकी हुई लग रही थी। इस वक्त उसे छेड़ना उससे मुनासिब नहीं समझा। एसी को तेज करते हुए उसे सामने देखा। वही लड़का जो सुबह उससे देखा था, बाहर निकलकर होंडा सिविक में बैठ रहा था। हुदाद ने गाड़ी का नंबर और कलर नोट किया और फिर गाड़ी आगे की तरफ बढ़ाई। शाम के पहर जमाल अजीम को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। अब उनकी हालत तशवीशनाक नहीं थी। अनान ने दुरायना की अम्मी और हुज़ैफा को बता दिया था, जबकि दादू को बताने से मना किया था, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में कम परेशानियां हैं कि वो मज़ीद सहती। जिस टाइम पे वो पहुंचे थे, उस टाइम पे जमाल अजीम को कमरे में शिफ्ट नहीं किया गया था। अनान ने कहा कि बेहतर है कि वो कॉल उनसे मिल ले, जिस पे वो इनकारी हो गई। अपने शोहर से मिले बगैर वो यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। फिर
अन्ना ने जमाल असीम से मुलाकात करवाई मगर वो उस वक्त होश की हालत में नहीं थे। उन्हें देखकर उनकी बेगम की हालत मज़ीद गिरने वाली हो गई। अनान ने हुज़ैफ़ा से कहा कि वो उन्हें ले जाए और अंकल का सामान ले आए। जिससे पहले से दिल गिरफ्ता हुआ हुज़ैफ़ा बामुश्किल अपनी अम्मी को संभालते हुए उन्हें अपने साथ लेकर चलने लगा। अब शाम के वक्त जमाल असीम को होश आ चुका था और अपनी विल पावर की बदौलत काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहे थे। तकलीफ के बावजूद वो बिल्कुल ठीक ठाक बोल चाल रहे थे। अभी हन्नान थोड़ी देर के लिए कैंटीन में अपने लिए कुछ खाने के लिए लेने गया था कि उस पल काले सूट में शैतान उनके कमरे में दाखिल हुआ था। दरवाज़ा खोलकर वो बिना इजाज़त लिए अंदर दाखिल हुआ था। उसे देखकर जमाल असीम 1 मिनट के लिए चुप हो गए, फिर खुद पे काबू न रख सके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जमाल असीम ने उसे देखा तो तेज़ लहजे में बोले। सिकंदर के चेहरे पे शरारत भरी मुस्कान थी। कैसे हो जमाली मेरे यार, ये क्या हाल कर दिया तुमने अपना? सिकंदर बाहें फैलाए उस जमाल असीम के करीब आया और झुककर उसे जोर से हक किया। उनके बाजू पे दबाव पड़ने से तकलीफ हुई। हल्की सी सिसकी से उन्होंने सिकंदर को पीछे हटाया। ओह, फूल लाना था, मगर तुम्हारी खबर सुनकर मैं इतना पागल हो गया कि होशो हवास भुलाकर सीधा यहाँ आया। वो सामने पड़ी कुर्सी पर बैठा और टांगों पे टांग रखे सीधा जमाल हसीन को देखा जो उसे खूनखार नजरों से घूर रहे थे। फिर उन्होंने सर दबा देखा। बगैर होशो हवास में तुम खुशबुओं में नहाए सही तैयार होकर आते हो, तो होश में क्या करते होगे? भाई, दोस्त की आदत में तो इंसान को अच्छी तरह तैयार होकर आना चाहिए। यू लाइक माई सूट? परादा का है, कल तुम्हें दे दूंगा। वैसे भी मैं सूट एक दफ़ा ही पहनता हूँ, लेकिन तुम्हें ज़रा वेट लूज़ करना होगा। वो क्या है, मैं काफ़ी फिट हूँ। तुम यहाँ बकवास करने आए हो या मेरी बेबसी का फ़ायदा उठाने आए हो? सिकंदर हंसा और उससे सामने पड़े टेबल में मौजूद बास्केट से सेब उठाया और खाते हुए बोला। असल में दोनों, क्योंकि इस वक्त तुम्हें मेरी बकवास की अशद ज़रूरत है जमाली। तुम्हें चेयर अप करना तो मेरा पसंदीदा मशगला है। 1 मिनट। उसने दूसरे हाथ से कोट की जेब से मारकर निकाला और जमाल असीम के प्लास्टर वाले बाजू को पकड़ा। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। सिली ओल्ड मैन, इस पेन में जहर नहीं है। उससे दिल की शक्ल बनाकर अंदर बाहर लिखा। उसके बाद साथ ही तेजी से मजीद कुछ लिखा। मैं सिक्योरिटी को बुलाऊंगा। सिकंदर, छोड़ो मेरा बाजू। वो धाड़े। हाँ, हो गया। वो सीधा हुआ और पेन को जेब में रखा। उन्होंने पढ़ा तो उनका पारा मजीद आउट हो गया। सिकंदर ने मजीद लिखा था, भा इज़ द बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। सिकंदर भा इज़ अमेजिंग। ये कौन सी आफत उनके सर पे नाजिल हो गई थी। हन्नान उसी पल कॉफ़ी का कप पकड़े अंदर दाखिल हुआ था और सिकंदर को देखकर उसका चेहरा सुर्ख हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और ये क्या कर रहे हो अंकल से? दूर रहो। उफ, ये जल कुकड़ी दुनिया, हमारी दोस्ती इन्हें एक आंख भी नहीं बहाती। क्यों जमाली? हन्नान, प्लीज इसे बाहर भेजो। ना जाने इसे किससे खबर दे दी। दिल को दिल से राह होती है जमाली मेरे यार। सिकंदर कोट को ठीक करते हुए हन्नान के सामने आया। खैर, इससे पहले तुम्हारा दामाद मेरा वाकई में कीमा बना दे। मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, अपनी भांजी से मिलना है, फिर आऊँगा। ज़रा ठीक हो जाओ। हन्नान को देखकर उसने जरा सा मुड़कर जमाल अजीम को कहा। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें वापस आने की, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुमसे मिलने से कौन सा अंजाम अच्छा होना है? वैसे भी मुझे खतरे से खेलना बहुत पसंद है। यहाँ से अभी के अभी दफ़ा हो जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हन्नान अब की बार धाड़ा थक गया है वो इस आदमी से। पता नहीं क्या सोचकर उसने इस आज शख्स से दोस्ती की थी। सिकंदर उससे कॉफ़ी लेते हुए चल पड़ा। थैंक यू। हन्नान ने मुठियां भींचकर उससे बाद में कुटने का अच्छी तरह इरादा कर लिया था। वैसे इन हालात में तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। क्या पता कोई जानने वाला निकल आए और अजीब तमाशा खड़ा हो जाए। शीशा अपने दुपट्टे को ठीक करते हुए साथ चलती रमशा को देख रही थी जो सिकंदर के लिए कुर्ते देख रही थी। कैसी बातें कर रही हूँ, 1000 बार इस तरफ मेरा आना जाना रहा है, अकेली आती रही हूँ, कोई क्या कहेगा मुझे। वैसे भी सिकंदर की सालगिरह आ रही है, उनके लिए कुछ लेना ही था मैंने। अच्छा हुआ सुकून से तुम्हारे साथ यहाँ लूँगी। वैसे भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। एंड यू नो मुझे सिकंदर बाजार नहीं जाने देते। तो फिर पागल लड़की आई क्यों हो अगर उनसे इजाज़त नहीं ली। उफ खुदाया क्या करूँ मैं। तुम तो वाकई बदल के रह गई हो। तुम्हारे अंदर तो बहुत पागेपन और डरपन आ गया है भाई। मुझसे मिलती ही तो मुझे साथ ले लेगी, अपनी कुछ ज़्यादा नहीं करने लगी। रमशा काला कुर्ता निकाल कर उसे देखने लगी। क्या बोले जा रही हो। तुम्हें ये लग रहा है ना कि अब तो मैं अगवाशुदा लड़की हूँ, मेरा बाहर मुआशरे के सामने आना ठीक नहीं है, मुझे डर कर बंद कर रहना चाहिए। तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैंने जब कुछ गलत नहीं किया
मेरी नीयत हर मामले में बिल्कुल साफ थी, तो मैं क्यों डरूं? और वैसे भी लोग तो मेरे किडनैप होने से पहले भी बातें करते थे शीशा। अब करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? वो ऐसे ही इसे कहते वापस कुर्ते को रखकर भाई की तरफ आई। कह तो ठीक रही हूँ, मैं इससे कह रही थी कि कहीं तुम्हें तकलीफ ना हो। वैसे सिकंदर भाई के लिए क्या लेने का सोचा है? रमशा ने अपनी चादर ठीक की। पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही। उनके पास सब कुछ है, पता नहीं क्या पसंद करेंगे। उनके पास तुम जो अब आ गई हो, मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आता कि जिस शख्स से मदद के लिए मैं पीछे पड़ गई थी, मुझसे का हल तो पहले ही उनके पास मौजूद था। मुझे तो अब तक यकीन नहीं आता तुम उनसे ये बात कैसे कह सकती हो? सीरियसली शीजा, हर वक्त मुझे करबा करबो कहते रहते हैं। इतना अजीब लगता है, ऊपर से हंसी भी हो पाती है। या अल्लाह, ये आदमी, मैं अभी से मिस करने लगी हूँ। फिर 20 मिनट के अंदर अंदर दोनों ने शॉपिंग की और गाड़ी की तरफ आए थे कि कोई सीटी बजाता रमशा के जरा से फांसी पे आते हुए बोला, अरे जरा चेहरा तो मोड़ो, ये चेहरा तो बड़ा देखा देखा सा लग रहा है। ये कहीं भागी हुई गूंगी तो नहीं है? शीशा ने मुड़कर देखा तो वो उसे पहचान गई थी। वो यूनी के लोफर लड़के थे जो रमशा को बिला वजह तंग करते थे। रमशा इग्नोर करने के बजाय मुड़ी और उससे देखा। दो लड़के रमेश और नादर, ये वही थे जो जंगल में उसके पीछे थे। सुर्ख चेहरा लिए वो नॉर्मल लहजे में बोली, आंखों के इलाज की बड़ी अशद ज़रूरत है। ओह सॉरी, लिफंगो ने अपनी आंखें इतनी हराम कर ली हैं कि उन्हें कहाँ कुछ दिखाई देगा। अब की बार रमेश ने बड़ी हैरत से नादिर को देखा। अरे वाह, भागने से बड़ी जुबान चलने लगी। ये रमशा रऊफ यहाँ क्या कर रही है? मिशी छोड़ो इन्हें, दफा करो, इनके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, अगर आज इनके मुंह ना तोड़े तो कल को फिर ये भौंकेंगे। रमेश अब के उसके करीब आया तो रमशा बिना खौफ के जरा सी पीछे होते हुए बोली, अगर मेरे जरा सा भी करीब आए तो उंगलियां काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। अगर ये उंगलियां मिस गूंगी काटेंगी तो हम जी जान से तैयार हैं, क्यों नादिर? नादिर हंसा। मिशी चलो। अरे मिशीजा, अब एक भागी हुई लड़की के साथ कैसे घूम फिर रही हैं? माँ बाप ने इजाजत कैसे दे दी? बड़े जिगर वाले माँ बाप देखे हैं। कहीं अगली बारी तुम्हारी तो नहीं? अगर भागना है तो मेरे साथ जरूर भागना। शिजा का चेहरा अब की बार सुर्ख हो गया। बकवास बंद करो अपनी। सिकंदर हदीद का नाम सुना है? रमशा ने सर लहजे में रमेश को देखते हुए कहा। कौन? वो लाहौर का बदमाश, दहशतगर्द? हाँ सुना। क्या वो तुम्हारा महबूब है? ओहो, डराने के लिए अच्छा नाम ढूंढा है तुमने, गूंगी। रमशा ने एकदम तहश के आलम में उसे जोरदार थप्पड़ मारा। मेरे शोहर को खबरदार, तुमने दहशतगर्द कहा, जुबान खींच कर रख दूंगी, दूर रहो मुझसे। वो सख्ती से कहती जाने लगी कि उसे रमशा का बाजू पकड़ लिया। जंगल वाला वाकया तुम वाकई भूल गई हो मोहतरमा। या ठहरो, हम तुम्हें याद दिलाते हैं। रमशा ने अपना आप छुड़वाने की कोशिश की कि रमेश ने उससे अपने करीब किया। हम तुम्हें लोफर लगते हैं और वो बदमाश तुम्हें फरिश्ता। हाँ, बहुत पैसा है ना उसके पास, इसलिए उसके पास मुंह मारकर तुम 3 महीने में वापस भी आ गई। चलो, उससे डबल कीमत दूंगा। चलो मेरे साथ, मेरी बीवी बन जाओ। छोड़ो मिशी को, मिशी। शीजा उसे छुड़वाने लगी कि नादिर ने उसे पकड़ लिया। रमशा ने देखा इस बेहिस दुनिया में कोई भी उसकी मदद करने के लिए करीब भी नहीं आया था। बस तमाशे के लिए खड़े अपने सेल फोन से निकाल चुके थे। सिकंदर होता तब तक उनकी कब्र का बंदोबस्त कर चुका होता। रमशा ने उसके मुंह पे थूका, जिसके बदले में रमेश ने उससे जोर से थप्पड़ मारा। वो गाड़ी के साथ जा लगी। वो मजीद उसके करीब आने लगा कि रमशा ने पेप्सी की बोतल खोलकर उसके मुंह पे फेंकी। वो पीछे एकदम हुआ और दूसरे को सीधा मुंह पे चाबी खरोच कर शीशा का हाथ पकड़कर भागी। अब की बार वो पीछे जाने चाहते थे कि चंद लोगों ने उन्हें अपने घेरे में ले लिया। रमशा ने पीछे मुड़कर देखा और चलती गई। फिर उससे सामने ही एक पुलिस वैन देखी और उसके सामने आई। मामा! बख्तावर ने गाड़ी में बैठकर जब साथ वाले शख्स को देखा तो एकदम चीखते हुए सिकंदर के साथ लग गई। सिकंदर हंसा। आराम से शेरनी, बड़े जोर से हमला करती हो। ड्राइव करते जावेद ने जब ये मंजर बैक व्यू मिरर से देखा तो मुस्कुराए बगैर न रह सका। फिर भक्त ने जैसे मामा को सुना तो बस रोना शुरू कर दिया। मैंने बहुत मिस किया मामा आपको। अब इस बार वाकई लंबे दिनों के लिए गए थे। कसम से खुद को इतना अकेला महसूस किया कि कोई हद नहीं। रोते हुए वो सिकंदर के साथ लगी अपना गम हल्का कर रही थी। सिकंदर ने उसका सर थपका। मेरा बेटा क्यों अकेला महसूस कर रही थी? ओ हन्नान और दरीना भाभी जो चले गए थे। आप कब आए और आप ही कहाँ हैं? आप ही अब ठीक हो गई है ना? सिकंदर मुस्कुराया। परसों आएगी तो देख लेना उसे, तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। हैं, आप जल्दी आ गए?
बख्तावर उससे अलग होते हुए अपना चेहरा साफ करते हुए बोली। हाँ, बस ज़रूरी काम था, वो करना था। और ये अपनी अम्मी अब्बू के घर है। सच? बख्तावर ने जैसे ही ये बात सुनी उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। हाँ, बिलाखिर मैंने उसको उसके माँ बाप से मिलवा दिया। इससे अच्छी बात क्या होगी? मामा, उन्होंने कुछ कहा तो नहीं आपको? जावेद, ज़रा रोशनी करना। सिकंदर ने कहा और जावेद ने पीछे बैक सीट की रोशनी तेज की। बख्तावर का मुंह खुला का खुला रह गया। आपको आप ही के अब्बू ने मारा था? मारा? तौबा करो बीवी, बल्कि मारने की मुमकिन कोशिश की थी। शुक्र करो, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मामा बच गया। हेयर पेपर कैसे हुए? अभी तो सिर्फ एक हुआ है, मगर अच्छा हुआ है मामा। वैसे आप ही के अब्बू ने ठीक किया, आप यही डिजर्व करते थे। सिकंदर ने उससे घूरा, फिर फ़ोन की बेल पर उससे फ़ोन निकाला तो दुरायना की कॉल आ रही थी। ये क्यों फ़ोन कर रही हैं? सिकंदर बड़बड़ाकर कहते हुए फ़ोन कानों से लगाते हुए बोला। जी भाभी, अस्सलाम वालेकुम। जी अल्लाह का शुक्र। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? व्हाट? आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी की अवेलेबल फ़्लाइट से आ रहा हूँ। रे का ध्यान रखिएगा। क्या हुआ मामा, आप ही ठीक है ना? जावेद, मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करके बस को वापस छोड़ देना। सिकंदर सर लहजे और शोले भड़काती हुई आंखों से कहते हुए खिड़की की तरफ रुख मुड़ चुका था। जावेद समझ गया कुछ गड़बड़ जरूर हुई। इससे कुछ भी पूछने की बजाय सिर्फ ये कहा। ओके सर। क्या हुआ मामा, क्या हुआ है आप ही को? बख्तावर ने सिकंदर का हाथ पकड़ा। सिकंदर ने खुद पे काबू करते हुए बख्तावर को देखा और उसके सर पर प्यार करते कहा। कुछ नहीं बच्चे, बस आपकी आप ही ने मेरा दिमाग ख़राब किया है। वही ठीक करने जा रहा हूँ। आप टेंशन न लेना, मैं आ जाऊँगा। पेपर की तैयारी पे ध्यान दो। ओके? मामा का ऐसा लहजा था जिससे बख्तावर भी चुप होकर रह गई। वो जानती थी मामा फटना चाहते हैं और ये सही वक्त नहीं था कि वो उन्हें छेड़ती। अभी तो वो उनसे मिली थी और अभी ही ये ज़िंदगी इतनी ट्विस्ट एंड टर्न्स क्यों ले रही थी। ओके मामा, इतना कहकर वो बैठ गई। अदात अभी कहीं बाहर गया था किसी काम से, तो उसी वक्त हनान आ गया। हनान ने उसे बाहर जाने को कहा था कि उसके लिए बाहर सरप्राइज़ है। वो गेट से बाहर आई थी, उससे देखा मामा की एक जीप खड़ी थी जहाँ जावेद फ्रंट सीट पे बैठे थे। जावेद ने शीशे नीचे करके उससे पीछे बैठने को कहा। वो हैरत से बैक सीट का दरवाज़ा खोलकर बैठी थी कि मामा को देखकर वो एकदम खुशी से रो पड़ी। उससे मामा को इतना मिस किया था कि कोई हद नहीं। अब उसका दिल पुरसुकून हो गया था कि वो अब आराम से अपने घर जाएगी। मगर दिल में खुदात का ख्याल पता नहीं क्यों आया था। अब फिर मामा उससे दूर जा रहे थे और खुदात उसके साथ था। पता नहीं उसकी सोचों को क्या होता जा रहा था। सर झटक कर उसे सिकंदर को देखा जो होंठों पे हाथ रखे काफ़ी डरौना दिखाई दे रहा था। कोई बात हुई है, किसी ने आप ही को ज़रूर तंग किया है। फारूक परफ्यूम खुद पे स्प्रे करते हुए गाड़ी की चाबी उठाकर खुद का जायजा लेने के बाद नीचे आया और उसने देखा लॉन्ज में अनीका बैठी अपने काम में मसरूफ थी। अनीका ने ज़रा सा नसें उठाकर देखा जिस पर फारूक ने अपनी नसें फिर कर मेन दरवाजे की तरफ देखा। अनीका ने वक्त देखा जहाँ रात के 10 बज रहे थे। इस वक्त भाई कहाँ जा रहे हैं? वो सोच में पड़ गई। फारूक ने गाड़ी अंदर की बजाय बाहर खड़ी की थी क्योंकि उसे कहीं जाना था। इसलिए गेट का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर आया। आज कार्ड भी छुट्टी पे गया था। ड्यूटी घर के मुलाजिम की लगी हुई थी जो पता नहीं कहाँ था। फारूक दरवाज़ा बंद करके अपनी गाड़ी के करीब आया था और गाड़ी के दरवाजे पे हैंडल रखा ही था। ये सुई उसे अपनी गर्दन पे महसूस हुई। उससे अपनी गर्दन पे हाथ रखा ही था कि किसी ने उसके मुंह पे हाथ रखकर उसे दबोच लिया। उसी पल फारूक का सर चकराने लगा। उससे इतनी मजबूत गिरफ्त से खुद को झटकने की कोशिश की थी मगर कामयाब ना हो सका था और थोड़ी ही देर में नाकाम कोशिश करता वो उस मजबूत बाजुओं में झूल गया था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था सिकंदर, ख्वामखा तुम। अंकल प्लीज़, वो मेरे बंदे हैं, आपको उन्हें मेरे हवाले करना होगा। उन्होंने मेरी रे को हाथ लगाया, मेरी रे को। अगर आप आज मुझे ना रोकते तो मैं पूरी दुनिया को तहस नहस कर देता। सिकंदर सख्त और तेज लहजे में उनसे मुखातिब हुआ। उनकी आंखों और चेहरा दोनों सुर्ख थीं। रऊफ साहब ने गहरा सांस लिया। तुम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते सिकंदर, और तुम जैसे को तो वाकई में नहीं लेने दूंगा। मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। आई डोंट केयर। और पहली बात, आपको कहकर गया था ना मैं कि आप उसे बाहर नहीं जाने देंगे। आपने उसे क्यों जाने दिया? रऊफ साहब ने गुस्से से देखा। अगर तुम मेरी बेटी के शोहर न होते तो इस बात पे तुम्हारा हश्र कर देता। बाप हूं मैं उसका, तुमसे बेहतर जानता हूं। और ये तुम होते कौन हो? मेरी बेटी पे पाबंदियां लगाने वाले।
सिकंदर ने अपने लफ्ज़ सख्ती से दबा लिए, फिर गहरा सांस लेते हुए उससे मुश्किलों से नर्म लहजे में कहा, अंकल, ये मुआशरा बहुत गंदा है और ये बात आप और मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता। रमश्याम मेरी बीवी है और उसकी हिफाजत के लिए मुझे अपने आप को भी मौत के सामने खड़ा करना पड़े तो मैं खड़ा हूँगा। ये तो एक पाबंदी थी और मैंने ये पाबंदी रे की हिफाजत के लिए की थी और आपने ये अंजाम देख लिया। ऊपर से उसने मुझसे झूठ बोला। इससे मेरा दिमाग मज़ीद टोट हो गया। वो उन्हें डिफेंड करने के लिए मुझसे झूठ बोल रही थी। मुझसे। यंग मैन, उनको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा मैं। रही मेरी बेटी की बात, मेरी बेटी ने यह सब तुम्हारी वजह से किया क्योंकि वो जानती थी तुम एक पागल आदमी हो। उससे मैं जैसे कुछ गलत काम ज़रूर करोगे, जैसे अब मैं कुछ नहीं करूँगा। वो नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोला, खबरदार, मेरी बगैर इजाज़त के तुमने कुछ भी किया, मैं जमाल हरगिज़ नहीं हूँ जो तुम्हारी हरकतों को इजी लूँ। अब जाओ, वो कमरे में सुबह से बंद है। उनके ऑफिस से निकलकर सिकंदर रमशा के कमरे में आया था और चाबी से उसका दरवाज़ा खोला। रमशा जो अंधेरा किए कमरे में लेटी थी, एकदम तेजी से बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना, प्लीज़ चले जाइए। मुझसे मिलना पड़ेगा मोहतरमा, सिकंदर ने लाइट ऑन की। और मेरी बातों का जवाब देना पड़ेगा। रमशा की आंखें फट से खुली। उससे उठकर देखा, सिकंदर ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में काफ़ी खतरनाक हद तक गुस्से में दिखाई दे रहा था। दाऊद, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सिकंदर उससे करीब आया, उसका चेहरा देखा, जहाँ एक गाल काफ़ी हद से ज़्यादा सुर्ख हुआ था और उस पे उंगलियों के निशान थे। सिकंदर को नए सिरे से गुस्सा चढ़ा। सिकंदर ने अब उसकी आंखों में देखा तो रमशा की थोड़ी कांपने लगी। दाऊद, मेरा मकसद। झूठ क्यों बोला मुझसे रे? सिकंदर ठाड़ते हुए बोला, ताकि आप उन लड़कों की चमड़ी उधेड़ देते। मेरी गलती है, मुझे कराची आना ही नहीं चाहिए था। अम्मी अब्बू को ऐसी तकलीफ में देखकर मेरा दिल फटने के करीब हो गया है। उनका क्या कसूर है सिकंदर? उनको किस बात की सजा मिल रही है? जो चल रहा था ऐसे ही चलता, लोग उन्हें आहिस्ता आहिस्ता दहशतगर्द का क्रू कहने लग जाएंगे। वो अब रोने लगी। सिकंदर चुप हो गया। उससे रमशा के चेहरे से नसें फेरी। जहाँ अभी तक उंगलियों के निशान थे, वो उन उंगलियों को ख़त्म करके रख देगा, मगर वहाँ जाने से पहले उसे रे को तसल्ली देनी थी। मुठियाँ जोर से भींचे वो उसके करीब आया। वो उसके गालों से फिसलते आंसुओं को पूछा, मेरी रे ऑफ सनशाइन, तू इतनी बहादुर है, एक गुंडे को 3 महीने के अंदर अंदर सीधा कर दिया। तू लफंगे लड़कों को जरा सा सबक नहीं सिखा सकती थी? वो प्यार से बोलते हुए उसकी आंखों में देखने लगा। रमशा ने उसे हल्के से देखा। पंगा लिया था तो ये हाल हुआ है। मेरे बारे में जो कहे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, आपके बारे में किसी को एक लफ्ज़ भी नहीं कहने दूंगी। और क्या पंगा लिया था मेरी रे ने? सिकंदर ने घूरते हुए तेजी से कहा, एक बार पेप्सी फेंकी थी और दूसरे को अपनी गाड़ी की चाबी से जोर से खरोच डाला था, क्योंकि वो दोनों मेरे बिल्कुल करीब आ गए थे। सिकंदर के अंदर अब की बार लावा फटने लगा, लेकिन खुद पे काबू करते हुए बोला, जाओ पैकिंग करो, मैं 1-2 घंटे के अंदर अंदर आता हूँ। उससे रमशा का चेहरा प्यार से धबक कर सीधा हुआ। वो मुड़ा तो उसके चेहरे के तासुरात बदल चुके थे। सिकंदर हदीद ना सिर्फ उनके छोटे छोटे टुकड़े करने वाला था, बल्कि उसके साथ कुत्तों की खुराक भी तैयार करवाने वाला था। चलो, तुम लोगों की रिहाई हो गई है। कांस्टेबल ने लॉकअप का दरवाज़ा खोलते हुए उन लड़कों को कहा, जिनकी हालत पहले ही रोज़ साहब की बदौलत बिगड़ी हुई थी। अरे वाह, हमें लगा हम तो बड़े लंबे टाइम के लिए अंदर रहने वाले थे। चलो भाई। नादिर हंसते हुए रामेश से बोला, जो उसे घूर कर देख रहा था। वो दोनों अपनी चीज़ें लेकर दस्तक करते हुए बाहर आए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने पूछा था कि किससे उनकी जमानत की थी, जिसके जवाब उन्हें मिला था कि किसी खैर ख्वाह ने। और वो खैर ख्वाह उनका बाहर इंतज़ार कर रहा था। वो बाहर आए थे। सामने काली ब्लैक किया खड़ी हुई थी। ऑटोमेटिक सिस्टम से दरवाज़ा हल्का सा खुला था। वो दोनों समझ गए कि यही कोई खैर ख्वाह है। वो तेजी से अंदर गाड़ी में दाखिल हुए। जैसे ही बैठे थे, एक जोरदार पंच पहले रमेश को पड़ा, फिर नादिर को, जिससे उनके सर चकरा देने पे मजबूर कर दिया। हन्नान कह रहा था तुम यहाँ होगी इतनी रात को बख्तावर। अतात ने जब बख्तावर को सिसकते और उसकी आवाज़ सुनकर तेजी से आंसू पूछते हुए देखा, तो वो एकदम हैरत से उसके करीब आया। बख्तावर जब से वापस आई थी काफ़ी अपसेट थी। ये बात हन्नान ने गौर नहीं की थी, क्योंकि वो अपने मसलों में फंसा हुआ था। अतात अपने ज़रूरी काम से वापस आकर बख्तावर के लिए फ्राइज़ और बर्गर लाया था। वो सुबह से उससे बात नहीं कर रही थी, उससे नाराज़ थी, और ये चीज़ अतात को ठटक रही थी। अब जब पूरे घर में उसे ढूंढ चुका था, हन्नान से पूछा कि वो अब छत पे आया था। यहाँ वो झूले में बैठी सर झुकाए रो रही थी। बख्तावर ने चेहरा उसकी तरफ मोड़कर कहा, नहीं,
तो मैं भला क्यों रोऊंगी? उसकी आवाज़ आ रही थी रोने की वजह से। किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? बताओ मुझे। अदात का लहजा अनजाने में ही सख्त हो गया। वो उसके सामने आया। अरे नहीं, आप कहाँ थे डॉक्टर? आज तो सुबह से आपकी शक्ल नहीं देखी। लहजे को हशाश बशाश करते हुए उसे मुस्कुरा कर देखते हुए बोली। उदात ने उसे घूरा। था तो मैं यहीं, मगर आज सुबह के दिन तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। हुआ क्या है? किसी ने तुम्हें ज़रूर कुछ कहा है। मुझे बताओ वक्त, क्या वो तुम्हारा कज़न है? बख्तावर उसे देखती रही, फिर अजीब अंदाज में हंसी। किसी ने क्या कहना है मुझे? आपको प्रॉब्लम क्या है? आखिर क्यों पीछे पड़ गए हैं मेरे कज़न के? आज वो वाकई जानना चाहती थी कि खुदात इतना नापसंद क्यों करता है हासिक को। खुदात ने उसे देखा, फिर उसके साथ बैठा। सच तुम्हें कड़वा लगेगा। जिंदगी ही कड़वी है डॉक्टर साहब, फिर सच क्या कड़वा लगेगा? प्लीज इनलाइटन मी। मुझे लगता है हाजिक तुम्हारा एक ठीक लड़का नहीं है, और उसके इरादे समझ लो कुछ अच्छे नहीं। मैं अब समझा हूं कि तुम्हारे मामा ने तुम्हें यहाँ हन्नान के घर छोड़ा क्यों। वो मजीद बोलना चाहता था कि बख्तावर एक बार फिर हंसी। अल्लाह मेरे, ये आपकी फौजियों वाली निगाहें हर किसी को बस शक की निगाह से देखती हैं। हाजिक भाई, माना कि देखने में बैड बॉय वाली फीलिंग्स देते हैं, मगर सच में डॉक्टर वो बहुत अच्छे हैं। वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे अपनी बहनों की तरह समझते हैं। और अगर मामा को उनसे खतरा होता तो वो कभी भी अपनी गैर मौजूदगी में हासिक भाई को मुझसे मिलने ना देते। वो उस लड़की को देखने लगा, फिर गहरा सांस लेते हुए बोला। जितना तुम्हारे मामा की तारीफ सुनी थी, इस बात से तो वो वाकई बेवकूफ़ साबित हुआ है। बख्तावर ने उसे अब तेज नजरों से देखा। मेरा मामा बेवकूफ़ नहीं है। आइंदा आप उनके बारे में कोई एक लफ्ज़ नहीं बोलेंगे। बहुत प्यार करती हो अपनी मामा से। उदात बेख्तियार उसकी आंखों में देखते हुए पूछ बैठा। बख्तावर एकदम उसकी आंखों में देखते हुए कंफ्यूज हो गई, फिर संभल कर बोली। हाँ, बेतहाशा, आगे को वो मेरे सब कुछ है। अदात सर हिलाते हुए बिना तासुर दिए हुए बोला। बहरहाल, वो लड़का एक बैड न्यूज़ है। बेहतर है तुम उससे दूर हो, इसमें तुम्हारी ही बेहतरी है। कुछ ज़्यादा फिक्र नहीं रहने लगी आपको मेरी डॉक्टर? बख्तावर ने ये बात शरारत में कही थी, जबकि अदात का दिल बेख्तियार रुक सा गया। अच्छे साइन नजर आ रहे हैं। खैर, ये क्या लाए हैं आप मेरे लिए? वो उस पेपर बैग लेते हुए पूछने लगी। तुम्हारा इनाम। तुम आज चुप जो रही, मेरी बात सुनी और मेरा सर भी नहीं खाया। बख्तावर ने उसे देखा, वो मुस्कुरा रहा था। हैं? खुदा अजीम, और मुस्कुराहट नामुमकिन। माय गुडनेस, इस मुस्कुराहट को हासिल करने के लिए मुझे बस सिर्फ चुप ही रहना था। बस चुप। खुदा ने उसे आंखें सुखेड़ कर देखा। वो ये बात वाकई मजाक में कह रही थी। अगर मुझे पहले पता होता कि मुझे ऐसे ऐसे इनामात मिलने लगेंगे तो कसम से मुंह पर टेप लगा देती। खुदा अब की बार हंस पड़ा। ये लड़की पागल थी, पागल थी मगर अच्छी भी थी। उससे अच्छी लगने लगी थी। क्या मतलब? अब तुम मुझे बताओगी कि तुम यहाँ अकेले बैठे रो क्यों रही थी? बख्तावर फ्राइज मुंह में डालते हुए आंखें घुमाते हुए बोली। अब बंदा अपनी माँ को याद करते हुए रोता है या हंसता है? टेक्निकली मुस्कुराना चाहिए, मगर रोना समझ में आता है। तुम उन्हें मिस कर रही हो। खुदा ने उससे फ्राइज लिए और उससे देखा, जो गहरा सांस लेते हुए बोली। आपसे एक बात पूछूं? क्या आप उसका जवाब ईमानदारी से देंगे? चांद पूरे आबोताब से चमक रहा था, और चांद की रोशनी बख्तावर के चेहरे पर पड़ी, एक अलग ही नूर छोड़ रही थी। उदात ने उससे नसें चुराई। अगर जवाब तुम्हारे जैसा ना हुआ तो ज़रूर दूंगा। मेरे जैसा मतलब? बख्तावर ने उसे घूरते हुए पैकेट उन दोनों के बीच में रखा। सवाल बताओ। अदात ये मोमेंट खराब नहीं करना चाहता था, इससे नरमी से उससे पूछने लगा। आप जिस शख्स से बहुत मोहब्बत करते हो, लाइक इतनी कि आप उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दो, मतलब कि उसको पाने के लिए आप अपना वजूद तक भूल जाओ, और बदले में वो शख्स आपकी रूह को तार तार कर दे, तो कैसा महसूस होता है? सवाल बड़ा अजीब था। भगते मुंह से तो ये सवाल मज़ीद अजीब व गरीब लग रहा था। इस सवाल का जवाब तो वही दे सकता है जो इस सब से गुजरा हो, या एटलीस्ट मोहब्बत जैसे एहसास और उसके दर्द से आशना हो। उदात ने कंधे उचकाए हुए उससे कहा। बख्तावर ने सर हिलाया। तो आपको कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई? बख्तावर के लहजे में हैरत थी। फ्रेंकली स्पीकिंग, नहीं। वाकई? मैं किसी से भी नहीं, अपनी जवानी के टाइम पे भी नहीं। बख्तावर की बात पे खुदात ने उसे सख्त नजरों से देखा। मैं अब इतनी भी बड़ी उम्र का नहीं हूँ। खैर, ग्रे बाल झूठ तो नहीं बोलते। खुदात ने अपनी दाढ़ी पे चमकते चंदे ग्रे बाल को देखा तो आंखें घुमाई। वेरी फनी। खैर, ये सवाल तुमने मुझसे क्यों पूछा? बस ऐसे ही जनरल नॉलेज बेपरवाही से कहते वो बर्गर निकाल कर खाने लगी। लैब कब चलना है?
4 दिन बाद पेपर है तो कल ना चले? मुझे लगता है हम 3 दिन में तैयारी कर लेंगे। आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। अदाद ने सर हिलाया और उठ खड़ा। चलो नीचे चलो, इस वक्त रात के वक्त ऊपर छत पे रहना ठीक नहीं है। मैं जिन से नहीं डरती, बख्तावर ने तेजी से कहा। हाँ, मगर हॉरर मूवी से ज़रूर डरती हैं, उससे भी बढ़कर उस हरकुलिस से। हरकुलिस से याद आया, वो तो बिल्कुल गायब होकर है क्या? लगता है उससे मेरे मामा की दहशत का पता चल गया है, या उससे मेरा हमला कारामद साबित हुआ। भूल कर भी इस तरफ नहीं आया। वो चेक कर उसे बताते हुए हंसी। उधार उसे देखने लगा, फिर तासु से सर हिलाते हुए चलने लगा। दुनिया इधर की उधर हो जाए, तुम नहीं सुधरोगी। मैं बर्गर के लिए शुक्रिया नहीं कहूँगी। बख्तावर वहीं बैठी रही। बदात के आने से वो वाकई बेहतर महसूस कर रही थी। उसका बोझल हुआ दिल कब का बेहतर हो चुका था।